अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरूआति में ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, जंहिं ते हिन वक़्त ताईं हुकूमत जो को कंट्रोल नज़र नथो अचे। महांगाई रोज़ जे बुनियाद ते वधंदी पई वञे ऐं उन में वाध थींदी पई वञे ऐं का बि हिन वक़्त ताईं मईशत जे लिहाज़ खां सुठी ख़बर साम्हूं न पई अचे। काल्ह शौकत तरीन पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, जंहिं में इन ॻाल्हि जो इतराफ़ कयो वियो त IMF वटि वञण सबबि मुल्क में महांगाई वधी आहे ऐं ॿियो सबबु इहो ॼाणायो वियो त कोरोना वायरस सबबि जेके रीजन में क़ीमतूं आहिनि उहे वधियूं आहिनि, जंहिंजे करे हीअ सूरत हाल आहे। मजमूई तौर ते जेके क़ीमतुनि में वाध थी आहे उनजो जाइज़ो वठिजे, जेका महांगाई थी आहे उनजो जाइज़ो वठिजे त उन में वाज़ तौर ते नज़र अचे पियो त हुकूमत जी न सिर्फ़ु नाकामी आहे पर नाअहली बि वाज़ तौर ते नज़र अचे पई। सिर्फ़ु मामिलो एसि ताईं महदूद न आहे, केतिरनि ई मामलनि ते देरि सां फ़ैसिला करण सबबि बि इहा सूरत हाल असांजे साम्हूं आहे। पाकिस्तान जिन शयुनि जी पाण प्रोडक्शन कंदो हुयो, हाणे उहे शयूं ॿाहिरां घुरायूं पियूं वञनि ऐं ख़ासि तौर ते हिन हुकूमत में असांखे इहो नज़र अचे पियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अॼु बि इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो आहे त जिन शयुनि जी मुल्क में पैदावार थी सघे थी उहे शयूं बि असां ॿाहिरां घुराइण ते मजबूर आहियूं। उहा मजबूरी कहिड़ी आहे उन बाबति वज़ीर आज़म इमरान ख़ान न ॿुधायो। ताज़ो ई ऑडिटर जनरल जी जेका रिपोर्ट साम्हूं आई उन में 205 अरब रुपयनि जी बेक़ाइदगियुनि जो इंकिशाफ थियो ऐं उन जो सबबु इहो ई हो त हुकूमत वक़्त ते फ़ैसिला न पई करे, पर उन ते बि हिन वक़्त ताईं मुसलसिल ख़ामोशी आहे। पाण इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर जो बात गुज़िश्ता कितने अरसे से आप कह रहे थे और हम देख रहे थे मुसलसल उस पर बातचीत हो रही थी, उस पर शौकत तरीन साहब ने अब ये कह दिया है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो सबब है इस वक्त महंगाई का और उसकी वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, गलत बयानी कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम बातें पे तो आप अमल ही नहीं कर रहे। आपका प्रोग्राम तो सस्पेंडेड है। अगर ये उनकी आप अमल कर रहे होते तो 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया IMF ने हमारा प्रोग्राम मुअत्तल किया हुआ है कि आप उनकी उस पर शराइत पे अमल नहीं कर रहे। तो ये गलत बयानी है। क्यों महंगाई बढ़ी है? पाकिस्तान जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में खित्ते में महंगाई पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और शरह नमू जो है वो 5वें नंबर पर है। जो शर्म की बात है वो ये है कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, भारत 7.5% का ग्रोथ रेट है, हमारा 4% है। तो 7.5% अगर भारत का है तो वहाँ तो पेंडेमिक बुरी तरह से आया था, हमारे यहाँ खबरों में आपने सुना होगा। उसके बावजूद और हम कह रहे थे कि हमने बड़ा काबू पाया है, अच्छा पाया है पेंडेमिक। तो अगर भारत 7 है, 7.5, बांग्लादेश 6.8 है और हम 4% पर है, महंगाई हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो अपनी नाकामियों का एतराफ़ करने के बजाय लीपा पोती की बात करना ये तो शर्मनाक है। असल बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि ये हम सबसे सुस्त क्यों हैं और महंगाई सबसे ज़्यादा क्यों है, 5वें नंबर पर हमारी वो है शरह नमू, उसकी वजह ये है कि हमने एक अशराफिया की मईशत बना ली है। हम ताकतवर तबकों को, मालदार लोगों को, टैक्स चोरी करने वालों को मलात दे रहे हैं और अवाम के गिर्द एक शिकंजा इन्होंने लगा दिया है, अवाम के गिर्द और मईशत के गिर्द, और उनको मराद देते चले जा रहे हैं। जो वायदे इंतखाबी किए थे उसको उठा के फेंक दिया गया है। तो फिर ये तो उसका लाजमी नतीजा है। अगर क्या रुपए की कदर आपकी जो है वो जो है अगर 3 साल में गिरी है आपकी 40 रुपये, तो वो तो IMF का प्रोग्राम तो नहीं था। अगर आपके कर्जे बेतहाशा बढ़े हैं तो IMF ने कहा था कि आप बैरूनी कर्जे लेते चले जाएं, मुल्की कर्जे लेते चले जाएं। IMF ने कहा था कि टैक्स चोरी करने दें। IMF ने कहा था कि आप टैक्स एमनेस्टी लेकर आएँ और उसमें क्या जी 1.5% दे दें और आपका माफ़ हो जाएगा। IMF ने कहा था कि आप अंधाधुंध इम्पोर्ट करें। IMF ने कहा था कि आप मनफी शरह सूद पर कर्जे दें, सस्ती शरह सूद पर। अभी जो मैंने आपसे पिछले प्रोग्रामों में कहा था, कल उसने क्या कहा, आप जरा पढ़िए उसको, स्टेट बैंक ने, कि चूंकि शरह नमू सस्ती शरह पे कर्जे दिए तो लोगों ने धड़ाधड़ इंपोर्ट की, लोगों ने गैर जरूरी गाड़ियां इंपोर्ट कर ली, गाड़ियां खरीद ली जो इंपोर्टेड चीज़ है, उसमें 55% ग्रोथ है। तो अगर आप गाड़ियों के लिए कर्जे दे रहे हैं, गैर ज़रूरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो IMF ने क्या बंदूक आपके पिस्टल रखी थी? सीधी पॉलिसी है कि इन्होंने ताकतवर तबकों को नवाजा है, चोरी करने वालों को नवाजा है, मईशत को तबाह किया है। उसका ये मंतकी नतीजा है जो कुछ हो रहा है। मैंने जैसे आपसे कहा कि बांग्लादेश 6.8% ग्रोथ,
भारत 7.5, पाकिस्तान 4%, हमने मुआवजा दिखा दिया। तो मेरा कहना ये कि इन चीज़ों से क्या हासिल है, खुदा के गजब से डरना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। डॉक्टर मैंने साहब थोड़ा सा इस पर ये बताइएगा, ज़ाहिर है, जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो हुकूमत के दावे हमें अब नज़र आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है प्रोटेक्शन के हवाले से, वो कह रहे हैं कि उसमें बेहतरी आई है और मुल्की पैदावार में भी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जैसे आपने गाड़ियों का जिक्र किया, उसमें भी अगर हम डीपली जाएंगे तो उसमें भी जो उनके पार्ट्स हैं वो भी बाहर से ही इंपोर्ट हो रहे हैं। ज़ाहिर है इससे मज़ीद और बोझ हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमने ये देखा बजट के दौरान भी ये कहा गया कि बिज़नेस कम्युनिटी को इसमें रिलैक्सेशन की गई है ताकि मुल्क में अपनी हम पैदावार को बढ़ा सकें और उसके लिए हम मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, पर वो ग्राउंड पर कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो ये हो क्या रहा है और किस तरह से जो आप ज़ाहिर ये बात करते हैं कि अशराफिया को नवाजने की कोशिश की जाती, थोड़ा सा इसको नाजरीन के समझाने के लिए ब्रीफली बताइएगा कि किस तरह से हुकूमत ये कोशिशें कर रही है। देखिए ऐसा है कि पहले आपने ये कहा कि तामीराती शोबा जो है वहाँ कई हजार अरब रुपए का चोरी का पैसा लगा है, सबको पता है, सबको पता है। अब इन्होंने ये कहा कि जी आप जो तामीराती शोबे में पैसा लगाएंगे उसमें काला धन लगाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे कहाँ से आया पैसा, लूटा हुआ है, टैक्स चोरी का हम नहीं पूछेंगे। तो सवाल ये फिर टैक्सों की आमदनी कहाँ से आएगी, जरा मुझे कोई समझा तो दे। फिर आपने ये कहा कि हमारी तरक्की का जो वो है, वो उन्होंने बताया लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो गाड़ियां जो खरीद रहे हैं, तो आप वो तो अभी स्टेट ने कह दिया कि आप जब सस्ती शरह सूद पे देंगे कर्जे तो लोग जो है इम्पोर्ट्स भी गैर जरूरी कर रहे हैं और आप एमनेस्टी भी दे रहे हैं, आप टैक्सों की चोरी भी होने दे रहे हैं। बजट के खसारे का, बजट का में जो टैक्सों के वसूली का हदफ जब हासिल नहीं होता तो आप ये कहते हैं कि जी वो हमने हदफ एक्सीड कर लिया और झूठ बोलते हैं। 2000 अरब रुपए का आपने पैकेज दे दिया और उसमें वो ताकतवर तबकों को चला गया, तो जिसकी वजह से ये सारी खराबियां आई। तो मेरा कहना ये था कि अगर इतना कुछ देने के बावजूद 1.5% पे आपने प्रॉपर्टी माफ कर दी, चोरी के पैसे की जो पाकिस्तान के अंदर थी, अगर उसके बाद 4% ग्रोथ होती है, बांग्लादेश 6.8 होती है और अफराद दर सबसे ज़्यादा होता है और कर्जे सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि इस हुकूमत के दौर में 18,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए 3 साल में, जबकि 66 साल में जो टोटल कर्जे थे, बड़े नहीं, जो टोटल कर्जे थे वो 16,400 थे। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसी को बता तो दें। फिर जो रिजर्व्स हैं वो आप जो है ना महंगी शरह सूद पे कर्जे लेके दे रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसमें जो वो भी लोग जिन्होंने यहाँ चोरी का पैसा बाहर भेजा था, जो आपने 6% पे माफ़ किया और ये कहा कि वो पैसा बाहर ही रहने दें, 6% पर माफ़ कर दिया। अब वो यहाँ लाएंगे, 3 साल अगर रखते हैं तो उनको 20% मिल जाएगा। तो बाहर तो नहीं मिल रहा था, 14% आपने उनको यहाँ दे दिया। तो मेरा कहना ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि आप ये कहें कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और ये चोरों को नहीं नवाज रहे। कौन सी एक चीज़ मुझे कोई बता दे कि आप ये अगर परागों की बात कर रहे हैं तो वो पैसा है जो आपने पेंडेमिक के लिए रखा था, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि रोज़गारों को देने के लिए, लोग रोज़गार बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाए। पेट्रोलियम की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतें आप बढ़ाए और आज भी शरह सूद मनफी है। हालांकि स्टेट बैंक मान रहा है कि उससे लोगों ने गैर जरूरी चीज़ें खरीदी, तो फिर आप उसको बढ़ाते क्यों नहीं है। अब बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, इसलिए कि IMF कह रहा है कि बढ़ाएं। अगर उनकी इस बात सही होती तरीन की कि IMF की वजह से हुआ है, तो IMF तो कह रहा है शरह सूद बढ़ाओ और आप सितंबर में होगी, इनको आप देखिएगा बढ़ाना पड़ेगा इनको। अब बिल्कुल। डॉक्टर साहब दूसरा ये भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कुछ चीज़ों का, उसमें मैं ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी तकरीबन 50% का गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ है इन 3 सालों में हुकूमत के, और उसका इजहार हमादर साहब ने आज खुद किया है। और दूसरी तरफ अगर हम सूरत हाल को देखें, पेंडेमिक की जो हुकूमत बात कर रही है उसमें हमने पहले प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया है
चाहे वो रेमिटेंसेस वाला मामला हो या दूसरे मामले हो, उसमें काफ़ी हद तक कोरोना वायरस की वजह से कुछ चीज़ों में हमें फ़ायदा भी यहाँ पर नज़र आया। फिर हमने देखा कि आईएमएफ की तरफ से और दूसरे जो लोन लिए हुए थे उसमें भी किसी हद तक रिलैक्सेशन हमें नज़र आई, पर ग्राउंड पर वो हमें इस वक्त तक चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो शौकत तरीन साहब कम से कम अब ये बात कर रहे हैं, या खान साहब अब ये बात कर रहे हैं कि आने वाले जो 2 साल हैं उसमें हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पिछले 3 साल में उसमें हमने कोशिश की कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, अब हम ट्रैक पर आ गए हैं और ये दावा एक बार फिर से हो रहा है हुकूमत की तरफ से? नंबर एक, हम ट्रैक पर नहीं आए। 2022 मुश्किल साल होगा। इमरान खान साहब ने तो, अगर आपको याद हो, तो इख्तियार में आने के 6 महीने बाद से कहा था मैशियत ठीक हो गई, अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो वो तो अब 3 साल बाद भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अब आपके एक रिकॉर्ड पर एक चीज़ कह रहा हूँ, ये जो भी दावे करें, मैं तो अभी रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे, औसत शरह नमू 3.4% से ज़्यादा नहीं होगी। 5 साल के बाद औसत शरह नमू 3.4% सालाना होगी। इनको विरसे में मिली थी 5.5%। पाकिस्तान की तारीख की जो बदतरीन सुस्त तरीन शरह नमू है वो उनमें से एक ही होगी। तो अब जो ये बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको 5 साल का इनका बता दिया। 3.4% सालाना, 5.5 इनको विरसे। अब शौकत तरीन की आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने तो ये कहा था अभी कि जी ये तवानाई के शोबे में IMF से मुज़ाकरात करेंगे जी, कुछ हमें नरमी कर दें। सवाल ये पैदा होता, आप तो कहते हैं जी मैं डट के खड़ा हो जाऊंगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारा सर्कुलर डेट जो बढ़ा है उसकी वजह ये है कि, उसका जुमला बता दूं, जो इनकी 10 नुकाते हिकमत अमली थी, उसका जुमला बता देता हूँ क्या है। हम सर्कुलर उन वजूहात को ख़त्म करेंगे और हंगामी बुनियादों पर करेंगे, इमरजेंसी बेसिस पर करेंगे, जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। आपने एक कदम नहीं उठाया जो हंगामी बुनियाद पर कर। 3 साल गुजर गए, वो 1200 से 2400-2500 अरब पर आ गया। तो फिर इसमें अब आप IMF से ये कहना चाहते हैं कि जी अब भी हमें टाइम दें, तो 3 साल तो आपने लिया जो हंगामी बुनियाद पे करना था। ये खेल है, ये चलता रहेगा। 5 साल हो जाएंगे और 5 साल के बाद जो है वो ये कहेंगे कि जी वो तो पिछली खराबियां थी, अब मुझे दोबारा आप मौका दें तो फिर मैं अगले 5 साल में ठीक कर दूंगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने आपसे कहा था कि 2008 में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जारी हिसाबात का खसारा था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा GDP के तनासुब से, ये जो कहते हैं ना 19 अरब डॉलर था, 19 अरब डॉलर था, तो वो हाईएस्ट नहीं था। GDP के तनासुब से 2008 में था। जो जरदारी गिलानी को हुकूमत को मिला था वो 2011 में मनफी हो गया था। उस जमाने में कर्जे बैरूनी बहुत कम बढ़े थे। इस हुकूमत के दौर में अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये 3 साल जो इन्होंने ज़ाये किए, वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में ज़ाये किए। जो मैंने आपसे कहा था ये गलत कर रहे हैं। अब मैं एक जुमला दोबारा कह रहा हूँ, वो रिकॉर्ड पे रखिए आप। इन्होंने ये जो कहा, जो 3 साल तक कहते रहे जी हमने 19.2 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट को हम नीचे कर रहे हैं, बहुत कम ले आए। अब मैं ये कहता हूँ इस साल ये 15 अरब डॉलर पे जा रहा है। इस साल 15 अरब डॉलर। स्टेट बैंक ने परसों कहा है जी 8 अरब डॉलर के करीब जाएगा। मैं कहता हूँ ये 15 अरब डॉलर जाएगा। अगर ये 15 अरब डॉलर जाएगा तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2017 में था, जो नवाज शरीफ हुकूमत का आखिरी साल था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत का पहला साल 2019 में था, जब दोनों साल बहरान था, उससे ज्यादा होगा इस साल। 2017 में जब बहरान था, 2019 में जो PTI के दौर में बहरान था, वो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल उससे ज्यादा होगा। तो आपने 3 साल तो ज़ाहिर कर दिए मैशत की शरह नमू सुस्त की कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर रहे हैं। ये आपने कैसा कम किया था कि वो इस साल 15 अरब पर डॉलर है। ये है वो चीज़ जो कि लोगों को समझाने की है कि शरह नमू सुस्त सबसे, महंगाई सबसे ज़्यादा, कर्जों में इजाफा सबसे ज़्यादा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका गिर रहा है, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट एक ही आपका ताज आपने पहना था, वो 15 अरब डॉलर पे जाए। गवर्नर स्टेट बैंक कहता है ये 8 अरब डॉलर पे रहेगा, मैं कह रहा हूँ 15 पे रहेगा। देखिए एक साल, इस पिछले महीने आपका 1.5 अरब डॉलर का हुआ ना, तो अगर उसको आप 82 अरब दे रहे हैं तो 18 अरब होता है। मैं तो 15 अरब डॉलर कह रहा हूँ, थोड़ा कम करेंगे ये। तो ये बातें वो हैं कि किसको हम क्या कहना चाह रहे हैं, हकीकत कब मानेंगे। और ये मैंने कहा था, लोगों को आप एजुकेट, चूँकि मीडिया प्राइम टाइम में नहीं कर रहा है, तो इनको मौका मिलता है कि ये गलत बयानी करके कौम को आगे करते रहें। अब शौकत तरीन साहब का जो आप डिस्कस कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए क्या उनसे डिस्कस करें। वो तो कहते थे कि जी इसने PTI ने मईशत को बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे 5 साल लगेंगे ठीक करने में।
बेड़ा गर्क किया है, 5 साल लगेंगे। और आने के 2 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा जी मईशत ठीक हो गई, सिम दुरुस्त हो गई। तो ये को बातें करने के, मुल्क बड़ा मुल्क है, ये हमारा बड़ा मुल्क है, उसको ये हशर बना दिया कि बांग्लादेश 6.8, भारत 7.5, हम 4% और कहते हैं जबरदस्त ग्रोथ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए पीटीआई के 3 सालों में हमें नज़र आता है कि अगर हम ये देख लें बकौल हुकूमत के जो माजी की करप्ट हुकूमतें थी उनसे ज़्यादा कर्जा लिया गया। आप दूसरी तरफ जो सूरत हाल को देखें, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से पाकिस्तान खित्ते में हमें कम नज़र आता है, इन्फ्लेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान नज़र आता है, और दूसरे मामलात में भी पाकिस्तान ज़ाहिर है आम आवाम को इससे मजीद तकलीफ हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग पिछले 3 सालों में बेरोजगार हुए, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो काफ़ी इसका बुरा असर पड़ रहा है पूरी सोसाइटी पर। आपकी क्या तजावीज़ होंगी हुकूमत के लिए कि किस तरह से कम अगर पीटीआई कोशिश भी करे तो 2 सालों में कुछ बेहतरी आ सके लोगों की जिंदगियों में? देखिए, बेहतरी 2 साल में नहीं आएगी, 1 साल में आएगी। मैं आपको गारंटी स्टैम्प पेपर देने के लिए तैयार हूँ। 1 साल में बेहतरी आ सकती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ ये बिल्कुल समझते हैं कि हमें ये जो ताकतवर तबके हैं, टैक्स चोरी करने वाले, दौलत लूटने वाले, उनकी सपोर्ट से हमने इंतखाबात जीतना है। उसको कहते हैं इलेक्टेबल्स। वो इलेक्टेबल्स जो हैं वही जिस हुकूमत में कुछ कहते हैं उसमें वो इलेक्शन में उनके साथ आ जाते हैं, वो जीत जाते हैं। आज ये देखिए कि जो इनके इलेक्टेबल्स हैं वो कम से कम 3 जमातों में तो रह चुके हैं ना। तो वो उनकी वो आप फायदे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 1 साल में आवाम की हालत में बेहतरी आ सकती है, मईशत की शरह-ए-नमू बेहतर हो सकती है। पेंडेमिक में भारत में बड़ी तबाही आई थी, वो मोदी की मनूसत थी, मैं आपसे पहले कहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बेहतर था, लेकिन हम 4%, वो 7.5%। तो क्या हमारे हुक्मरानों का, हमारे जो दानिश्वर हैं, मीडिया के लोग हैं, उनका ये फर्ज नहीं कि जरा किसी वक्त बैठ के सोचें कि वहाँ मीडिया तबाही पेंडेमिक की और 7.5%, और यहाँ जी हाँ जो है उस 4% पे तालियां बजा रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत किसी को नहीं है। हम अपना सियासत लड़ाएं कि मैं ये कर दूंगा, मैं 1 साल में ये हो जाएगा, IMF ने ये कर दिया, क्या रखा है इन बातों में। बिल्कुल यानी आईने की तरह सामने है, आपकी चीजें नजर आ रही हैं। मैंने जो आपको आदाद शुमार दिए, या एशियन डेवलपमेंट बैंक की फिगर मैंने रिपीट किए, या स्टेट बैंक की है, मैंने अपना तो कुछ दिया नहीं सिवाय $15 अरब के। और ये मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल सही, करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। आपका $1.5 अरब 1 महीने में हुआ, तो फिर 15 नहीं होगा तो कितना होगा? तो कोई ऐसी बात मेरी नहीं है जिसको कोई ये कह सके कि ये फिगर गलत है। ये फैक्ट्स नजर आ रहे हैं और इनको भी पता है कि ये है, मान नहीं रहे हैं, अपना वक्त गुजारना चाह रहे हैं, ताकि 5 साल के बाद कहें कि जी वो पिछली हुकूमतों ने 10 साल में तबाही की थी, उसमें हमने 5 साल ठीक करने में लगाए, 10 साल की तबाही, अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये कोई तरीका है मुल्क को चलाने का? ये बड़ी तशवीशनाक बात है। मैंने आपको जो है खुल के बात सारी वाज़ेह तौर पर बता दी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हिन वक्त मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर ख़तरनाक थींदी पई वञे ऐं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूदु त जॾहिं हुकूमत वेंदी बि त उन वक्त भी GDP ग्रोथ 3.2 जे लॻभॻि हूंदी, उन खां वधीक न हूंदी। जॾहिं हुकूमत आई त 5.5% GDP ग्रोथ हिन हुकूमत खे मिली। हिन हुकूमत जॾहिं वेंदी उन वक़्तु जेका ग्रोथ आहे उहा अञा असांखे घटि नज़र ईंदी। ईंदड़ ॾींहं अञा महांगाई वारा नज़र अचनि था। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इन जो इम्कान ज़ाहिर कयो आहे त ईंदड़ साल बि वधीक महांगाई थींदी। उन जो ज़ोर असांखे हिन वक़्त ताईं थींदे नज़र अचे थो। उन जो वॾो कारण इहो ई आहे त ख़ासि तबिके खे, अशराफिया खे एमनेस्टी ॾिनी पई वञे, उन्हनि खे नवाज़ियो पियो वञे, आम माण्हू जी का बि सोच नज़र न पई अचे। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में थियल ॿुधणी जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं काल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पाण मुरादे नोटिस ते थियल ॿुधणी जे हवाले सां, जंहिंमें चीफ जस्टिस पारां सख़्त रिमार्क्स ॾिना विया। चीफ जस्टिस पारां वाज़े तौर ते इहो चयो वियो त सिंध में का हुकूमती नज़र न पई अचे। बैरिया टाउन जे पैसनि जे
हवाले सां चीफ जस्टिस पारां वाज़े तौर ते चयो वियो त उन जो इस्तेमालु न वफ़ाक़ी हुकूमत न सिंध हुकूमत करे सघे थी। उन ते हिकु कमेटी जोड़ी वेंदी, उहा कमेटी उन बाबति फ़ैसिलो कंदी, जॾहिं त जेके टे नाला आहिनि कराची जा जिन जे मुतासिरनि खे ज़मीन ॾियण जे लाइ, घर ॾियण जे लाइ फ़ैसिलो कयो वियो हो, उन ते सिंध हुकूमत पारां इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो एडवोकेट जनरल पारां त उन्हनि वटि एतिरा पैसा ई मौजूदु आहिनि जो हू उन्हनि जो इस्तेमालु करे सघनि, जंहिं ते बि चीफ जस्टिस पारां सख़्तु रिमार्क्स ॾिना विया ऐं वाज़े तौर ते इहो हुकुमनामो जारी कयो वियो त हिकु साल में उन्हनि खे घर ॾियणा आहिनि ऐं कुझु बि थी वञे उन्हनि खे घर ॾियणु सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे, जंहिं बाबति अॼु बाज़ाब्ता तौर ते लिखत में हुकुमनामो बि जारी कयो वियो आहे, जंहिंमें बि सुप्रीम कोर्ट पारां इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त हाणे इहा ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत जी आहे। 2 हफ़्तनि में उन ते रिपोर्ट तयारु करे जमा कराइण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे, जंहिंमें काल्ह चीफ जस्टिस गुलज़ार पारां इहो ॿुधायो वियो त अगरि कराची में थोरी बि बारिश थिए थी त रोडनि ते पाणी बीहजी वञे थो, को बि निज़ाम शहर में नज़र नथो अचे ऐं जेके हुकूमत में वेठल माण्हू आहिनि उन्हनि में एतिरी अहलियत ई न आहे जो का बहितरी बि आणे सघनि। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाण कराची बाबति ॼाणनि था बहितर अंदाज़ में अर्बन प्लानर आहिनि मोहतरम जनाब मोहम्मद तौहीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, कल जो समाअत हुई है उसमें हमने देखा चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर है आप इस पूरे मामले को गहराई से देख रहे हैं और हमने देखा जब ये मुतासरीन थे उनके एहतजाज भी हुए, फिर उनसे वादे किए गए कि उनको जगह फराम की जाएगी। अब मुख्तलिफ किस्म की बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? कल जो समाअत हुई उस पर भी आपके क्या रिमार्क्स हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आते हैं या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो फैसला आता है, उसमें अगर फैसला ये हो कि जी गिरा दिया जाए तो फ़ौरन उस पर अमल दरामद किया जाता है और गिरा दिया जाता है। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि अगर जिसको गिराने का हुक्म दिया जा रहा है वो यानी कि मिल्कियत और वो मकानात या वो किसी भी तरह से वो जो है वो अर्बन पुअर जो तबका है, जो शहरी गरीब तबका है, अगर उसके हवाले पर है तो फौरी तौर पर उस फैसले पर अमल दरामद किया जाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि अभी ये फैसला आया कि बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है चीफ जस्टिस साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, इनको रिसेटल किया जाए। ठीक है? तो इसमें बुनियादी तौर पर मामला ये कोई पहला फैसला तो नहीं है। 9 मई 2019 को इसी तरह का एक फैसला कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से आया था, जिसमें चीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासिरीन हैं, जिनको उस वक्त तजावुज़ात के ज़मरे में वो केसीआर के इर्द-गिर्द आबादियों से बेदखल किया गया था, तकरीबन 1000 से ज़ायद फैमिलीज़ थी, उनको जो है उनके बारे में भी ये कहा गया था 9 मई 2019 को कि जो है उनको 1 साल में ना सिर्फ दोबारा आबाद किया जाए, बल्कि इस तरह आबाद किया जाए कि एक कच्ची आबादी खत्म करके आप दूसरी कच्ची आबादी ना बना दें और उसमें बाकायदा बहुत वजाहत के साथ कि जी प्लानर को शामिल करें, आर्किटेक्ट को शामिल करें, वगैरह वगैरह सब कुछ कहा था। लेकिन वो फैसला 9 मई 2019 का फैसला अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो हम किसी तौर भी ये नहीं समझते कि ये वाला फैसला भी इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? इससे बड़ी अथॉरिटी तो कोई नहीं है हमारे यहाँ। तो इस तरह हमें नहीं लगता कि ये मसला जो है वो इस अंदाज में हल हो पाएगा। तो सब ये इस वक्त आगाह कीजिएगा, जो 3 नालों से तजावुज़ात हटाए गए थे और जो लोग बेघर हुए थे, ज़ाहिर है इसमें एक तो कानूनी तौर पर हमें ये तासुर वाज़ेह तौर पर मिलता है कि जो लोग इन कामों में मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। फिर हम जब देखते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी देकर ये घर खरीदते हैं उनके खिलाफ ही फैसले आ जाते हैं, फिर वही सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है? अंदाजन कितने लोग इससे मुतासर हुए, कितने घर तोड़े गए हैं? और इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं कि सिंध हुकूमत अब तक क्या कर रही है? कहीं पर कोई प्लान आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुतासरीन की तादाद के हवाले से कोई आदादो शुमार जो एग्जैक्ट हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वैलिडेट जो है वो फिगर्स किसी के पास मौजूद नहीं है। केएमसी जो कि खुद डेमोलिशन कर रहा है, उनके पास भी आदादो शुमार वाज़ेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईडीज लगाई थी, लेकिन उनके आईडीज में जो हमने कराची अर्बन लैब के थ्रू जो ग्राउंड सर्वे किया, इसके अलावा अर्बन रिसोर्स सेंटर और जो कराची बचाओ तहरीक, इन्होंने अपने अपने तौर पर सर्वे किए। एक जो कंसिस्टेंसी आ रही है डेटा में, जो गैप आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक आईडी लगाई है, अंदर 3 फैमिलीज रहती हैं, और जो 90,000 के चेक जो किराए कीमत में दिए गए वो जैसे फर्ज करें 3 भाई रहते हैं, बड़े भाई के नाम पर चेक इशू कर दिया, बाकी 2 फैमिलीज जो है वो मुंह तक रही है कि व्हाट विल हैपन विद देम, व्हाट विल बी द फ्यूचर फॉर देम। यानी मतलब
कोई क्लैरिटी नहीं है। आप क्या सम अभी देखिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है, चले थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होने जाता भी है, तो सबसे बड़ा मसला तो अभी ये है कि पहले जो लिस्टें बन गई जब डेमोलिशन हो रही थी या उससे पहले हो रही थी, उनकी वैलिडिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी, यानी कि अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ये कहती है 6000 फैमिलीज हैं, ठीक है, तो यकीन करें आप इससे 3 टाइम यानी कि 18,000 फैमिलीज निकल आएंगी। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये जमीनी सर्वे इसमें वाज़े तौर पे नहीं किया गया, ड्रोन की मदद से सर्वे किया गया। ड्रोन से जब एरियल फोटोग्राफ लिए जाते हैं तो छतें मिली हुई नजर आती हैं, ये नहीं पता चलता अंदर कितनी फैमिलीज रह रही हैं या क्या सिलसिला है, ठीक है। तो उसमें बाज जगहों पे 4 फैमिलीज हैं, 3 फैमिलीज हैं, और एक जो है बहुत मिक्स तरह का जो है वो जो फैमिली स्ट्रक्चर ज्वाइंट फैमिली का जो एक होता है वो पैटर्न है इन आबादियों में। इन आबादियों में कोई न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं रहती हैं, एक एक घर में जो है वो आपको 3-3 फैमिलीज मिलेंगी, एक कमरे का मतलब एक फैमिली है यहाँ पर। तो किस तरह, मतलब अभी ये आदाद शुमार पे हम जाते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि चले ठीक है कि इनको रिसेटलमेंट प्रोवाइड की जाए, तो क्या उस डेटा सेट पे की जाएगी कि जिसकी वैलिडिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, यानी कि खुद हुकूमती इदारों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो इनको रिसेटल किया जाए। क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है, लियारी एक्सप्रेसवे के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये हुआ था कि लियारी एक्सप्रेसवे के केस में 3 बार तो जो फैमिली यूनिट की डेफिनेशन है उसको 3 बार तब्दील किया गया कि वो मतलब फैमिली यूनिट से मुराद क्या है, क्या घर में एक जितने किचन होंगे वो फैमिली होगी, या मैरिड कपल है वो फैमिली होगी, या फिर कोई और पैटर्न होगा। तो ये तो डेफिनेशन इसमें तो कुछ बना ही नहीं है। उसमें तो फिर डेफिनेशन 3 बार रिवाइज हुई थी, लेकिन उसमें भी बहुत से मुतासरीन जो हैं वो रह गए थे जिनको रिसेटलमेंट नहीं मिल सकी थी। तो यहाँ तो पहले ही सिस्टम बहुत ज्यादा वेग है, अगर हम उसमें जाते भी हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए हमने शुरू में ही इस डेमोलिशन से पहले ही 12 इदारों से बात कही थी कि इस सर्वे को प्रॉपर कर लें और ये ऑन ग्राउंड करें, ये जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर ये हल हो जाएगा मसला। और जहां तक आप भी बारिश की भी आपने बात की अपने इब्तिदाइया में और सारी चीज की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है ना वो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है बारिश से। मैं उस पर आऊंगा, तो सब आप अपनी राय बताइएगा। जाहिर है अब जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है, अदालतों की तरफ से फैसले तो आ जाते हैं, जैसे आपने शुरू में ही जिक्र किया, तो गिराने के हवाले से तो हमें जल्दी नजर आता है और अदालतें कह देती हैं कि 2 हफ्तों में इसको गिरा दो, जैसे अब नस्ला टावर की भी बात हो रही है। पर जब बात आती है उन मुतासरीन के लिए, तो उसमें ज़ाहिर हुकूमतें भी टाइम लेती हैं और फिर वो मामलात रुल जाते हैं, और ऐसा होता हुआ हमें कराची में ख़ास तौर पर नज़र भी आता है। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चीज़ें बताई गई हैं कल, और जो कल रिमार्क्स सामने आई हैं, और सिंध हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें बताई जा रही हैं, पिछले साल जब यह फैसला हुआ था कि इन नालों से तजावुज़ात को हटाया जाएगा ताकि ज़ाहिर किसी तरह से कोई बेहतरी आ सके, उसमें आप कितने मुतमईन हैं लोगों को जिनको बेघर किया गया, और उसके बाद की जो अब सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उसमें कोई बेहतरी भी आई है, या फिर वो चीज़ें वहीं की वहीं मौजूद है और लोगों के घर गिराए गए? देखिए सबसे पहली बात तो ये नालों की सफाई का जो मामला है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है। ये बात बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि नालों की सफाई से कोई यानी कि अभी सफाई शुरू की और ये नालों की चौड़ाई को बहाल किया तो ये मामला विद इन 1 डे तो हल नहीं हो जाएगा। फिर ये नालों की सफाई और चौड़ाई का मामला जो है, इससे ज्यादा कहीं अहम मसला जो है जो इससे कनेक्टेड है वो है कि शहर कराची के सॉलिड वेस्ट को आप किस तरह डील करते हैं। अगर चौड़ाई बढ़ा दी जाती है और सॉलिड वेस्ट को डील नहीं किया जाता तो वही चौड़े नाले जो कि शायद पहले के मुकाबले में डबल हो, तो वो तो कचरा कुंडी वापस बन जाएंगे। यानी आप ये देखिए, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि शहर कराची में कितनी कचरा कुंडियां हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो अगर शहर कराची के सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर अंदाज में डील नहीं किया जाता और खास तौर पर जो नालों के गिर्द जो आबादियां हैं उनमें ये अवेयरनेस पैदा नहीं की जाती कि ये कचरा नालों में फेंकना जो है वो हमारे लिए हर लिहाज से खतरनाक है, जब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें ना, कोई इदारा क्या वहां पे हर 1 किलोमीटर पे कोई वॉचमैन खड़ा करेगा कि कुछ कचरा ना फेंके कोई? इस तरह तो मुमकिन नहीं है, इस तरह तो शहर काम नहीं करते हैं। तो हमें इसका तो फिर प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा। जी जी, प्रॉपर कंटिन्यू कीजिए। मैकेनिज्म बनाना होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये शहर कराची के कचरे को डील करने के हवाले से जो है, अगर हम यूनियन कमेटी लेवल पर जो आपका सबसे जो कह लें लोएस्ट टियर है गवर्नेंस का, उस पे काम करें। क्योंकि देखिए एक यूनियन कमेटी में लोग भी एक दूसरे को जानते हैं। हम ये आइडेंटिफाई करें कि किस यूनियन कमेटी में, अगर हम कहते हैं कि 200 से ज्यादा यूनियन कमेटियां हैं शहर कराची में, और इसके अलावा यूनियन काउंसिल अलहदा है जो कि हमारा
जो कि दही इलाका है उसमें आती हैं, तो एक यूनियन कमेटी में कितनी आबादी है और कितनी कचरा कुंडियां मौजूद हैं। यानी आबादी एक घर से, एक फैमिली से तकरीबन हम ये कहें रेगुलर बेसिस पे 2.5-3 किलो कचरा अगर जनरेट होता है, तो हम बहुत आसानी से एक रफ एस्टिमेट तो निकाल सकते हैं कि किस यूनियन कमेटी से, यूनियन काउंसिल से कितना कचरा जनरेट होता है और वहां पर कितनी कचरा कुंडियां मौजूद हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि देखिए यूनियन काउंसिल या यूनियन कमेटी सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास, और उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि इस यूनियन काउंसिल में अगर 3 कचरा कुंडियां हैं और उनकी ये लोकेशन है, और अगर 5 हों और उनकी लोकेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाए तो शायद बेहतरी आ जाए। और फिर इदारों को प्रॉपर यानी कि इस बात पे आमादा किया जाए कि जी ये 5 डेजिग्नेटेड कचरा कुंडी हैं, आपने रेगुलर बेसिस पे यहाँ से कचरा उठाना है, तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, हम मजीद जो है वो अपर टियर की तरफ जा रहे हैं, जिसपे मसले हल नहीं हो सकते बहुत सारे। तो सब साथ ही ये भी आगाह कीजिएगा, जैसे आपने जिक्र किया, आज भी हमने देखा बारिश की सूरत हाल में खासतौर पर सेंट्रल में जो हमें सूरत हाल नज़र आई और जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना हुआ, तैयारी नहीं थी शहर में, इतनी बारिश भी जितनी आज हुई है वो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही है, हुकूमतें करना नहीं चाह रही, या फिर तजावुज़ात का मामला है जिस पर कुछ चीज़ों पर तो हम देखते हैं कि अमल हो जाता है, अगर कोर्ट भी कोई ख़ास जो बंदे हैं, इदारे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई फैसले आ जाएं तो उन पर अमल दरामद नहीं होता, फिर वहाँ से दूसरे रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, वो मसला है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमारे यानी कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज में मुख्तलिफ वीडियोस मुझे मिलती रही दिन भर में, जिसमें ख़ास तौर पे नागन चौरंगी जो है वो सबसे पहले अफेक्ट हुआ। इसके अलावा हैदरी पर केडीए चौरंगी सबसे पहले अफेक्ट हुआ। ये 2 अफेक्टेड स्पॉट नज़र आए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और भी कई मकामात से इत्तला मिली जो कि शहर के दीगर इलाकों के मुकाबले में निस्बतन जो है वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, हमने इसको पहले भी तज़किरा किया, दोबारा मैं रिपीट कर दूँ। देखिए हमने ग्रीन लाइन बीआरटी बनाई। ग्रीन लाइन बीआरटी का ट्रैक जब नागन चौरंगी पर पहुंचा, वहां पर जो है उसके नीचे जो है वो इसका स्टॉर्म वाटर ड्रेन का फ्लो था, जिस पर जो है वो जो है आपका सेवेज जो है फिर वो कनेक्ट हो गया। तो जब जब बीआरटी बनी तो उसका ख्याल नहीं किया गया, वहां पे प्रॉपर कलवर्ट जो एक बहुत बड़ी बेहतरीन किस्म की कलवर्ट होनी चाहिए थी, जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जो वाटर है या सेवेज है या स्टॉर्म वाटर है उसको फ्लो करती, वो हमने वहां पे उसको जो है कट ऑफ कर दिया। इसी तरीके से फिर आप आ जाएं यहाँ पर, ये जो केडीए चौरंगी पर जहाँ पे एलिवेटेड थी वहां का मैं बता दूं कि जहाँ पे एडगिरेट थी वहां पे हमने डायरेक्टली उसको अफेक्ट किया कि जी उसकी बेस बनाने के लिए, बीआरटी की बेस को रखने के लिए। और फिर जहां पर जो है एलिवेटेड थी वहां पे हमने क्या किया, वहां पे उसके जो पिलर्स थे उसको जो है वो फिक्स करने के लिए हमने नेचुरल जो फ्लो था वाटर का उसको जो है डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल है इसकी सिचुएशन तो हमने खुद खराब की। इससे आप अंदाजा करें कि ये जो नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल साथ में केसीआर की जो ट्रैक वहां से गुजरना था, हमने उसके ऊपर सहूलत से केसीआर के ट्रैक को उखाड़ कर और बीआरटी उस पर चला दी। अब जब केसीआर रिवाइव होने की जब भी बात आती है, सबसे पहला हर्डल ये आता है कि उस पॉइंट के लिए क्या किया जाएगा, केसीआर अंडरग्राउंड जाएगी या फिर एलिवेटेड हो जाएगी या बीआरटी को अब यहाँ से एलिवेट किया जाएगा, क्या जाएगा। यानी आप देखें ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब आप दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं तो एटलीस्ट पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो देख लें। हमारे यहाँ उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दी हैं। तो इस तरह तो बारिश के हिसाब से भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। केसीआर के हवाले से भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि फिजिबिलिटी नहीं बनती उसकी। तो इस तरह ये मुश्किलात जो तो हैं वो इसमें बिल्कुल। ये कहा जा सकता है केसीआर के हवाले से, ज़ाहिर पीटीआई के कुछ लोगों को भी एतराज़ात थे फिजिबिलिटी की, जो आपने बात की, तो उस पर पहले कोई तैयारी नहीं होती और फिर फैसले हो जाते हैं, फिर जब वक्त आता है ग्राउंड पर चीज़ें पहुंचने का तो उस वक्त हम देखते हैं कि मसाइल सामने आते हैं। तो इस पे ये कहा जा सकता है कि कोई राय नहीं ली जाती, कोई तैयारी नहीं होती, जब प्रोजेक्ट्स बना लिए जाते हैं, सियासी पॉइंट ऑफ स्कोरिंग उस पर हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि बारिश होती है जब, तो उस वक्त मसाइल सामने आते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स भी हमें नजर आती है। देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस जरूर किए जाते हैं, स्टेक होल्डर्स मीटिंग भी होती है, लेकिन होता क्या है कि पीसी1 की जब पीसी1 किसी प्रोजेक्ट का आता है उसकी शक्ल कुछ और होती है और इम्प्लीमेंटेशन जब होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है।
तो ये दो बिल्कुल अलग-अलग जब चीज़ें हो जाएँगी, तो आप चाहे कितनी ही मतलब स्टेक होल्डर से बातचीत कर लें या एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, सब कुछ कर लें, वो डॉक्यूमेंट की हद तक रह गया। जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन आई और वो डिफरेंट हो गई, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पीसी-1 का डॉक्यूमेंट तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों पर बिल्कुल ओके होगा, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, ये भी तो देखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद तोही साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त जेका सूरत हाल नज़र अचे पई ऐं काल्ह जेका सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थी उन में जेके रिमार्क्स नज़र आया आहिनि, अगरि सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो करे थो या इहो हुकुम ॾिए थो त घर किरणा आहिनि, घर ड्राइणा आहिनि, त उन वक़्तु त देरि नथी थिए, पर जॾहिं उन्हनि मुतासिरनि खे मुतवादिल जगह ॾियणी आहे, उन बाबति ॻाल्हि थिए थी त उन में हुकूमतूं बि लवाईंदे नज़र अचनि थियूं। उन बाबति का वाज़े तौर ते फ़ैसिला नथा थियनि। मोहम्मद तोही साहब जीअं तफ़सीलन असांखे ॿुधायो, इन मामले ते बि का सर्वे नाहे थी, का ख़बर नाहे पई त कहिड़े बुनियाद ते माण्हुनि खे घर ॾिना वेंदा ऐं कहिड़े बुनियाद ते उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन कई वई आहे। उन ते ई सवाल उथनि पिया त वेतर हुकूमत इहो जवाबु ॼाणाए पई त हिन वक़्तु उन्हनि वटि एतिरो पैसो ई मौजूदु न आहे। उन सां गॾोगॾु जेके ॿिया मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट थियनि था त उन ते जॾहिं बि को नओं प्रोजेक्ट अचे थो त माज़ी में जेके अॻु में ठहियल शयूं आहिनि उन्हनि खे मुतासिर कयो थो वञे, जंहिंजे करे मसइला वधीक नज़र अचनि पिया। अॼु बि ख़ासि तौर ते असांखे सेंट्रल ज़िले में अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल नज़र आई। इन प्रोग्राम जो पंहिंजी ॿियण त पोइ त पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त। तला भाई।